प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर आप लोगों में से किसी ने घर में कभी ट्राई किया, पेरेंट्स के लिए या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए? यस मैम, रोजाना Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, गुड गुड। मसाज का प्रैक्टिकल इज रिलेटेड टू दैट रिकॉर्डिंग ऑफ ब्लड प्रेशर का। आपने रिकॉर्डिंग कैसे लेनी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, मीन वाइल वी आल्सो लुक एट द definitions of the mean arterial pressure and pulse pressure. Okay, so the principle for this is the involvement of balancing or equalizing the air pressure against the pressure in the arteries. ठीक है, जो आप हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये जो मैनोमीटर होता है, इसके थ्रू हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। वो प्रेशर जो है वो अगेंस्ट जाता है आर्टीरियल प्रेशर के, एंड दैट इज एस्टिमेटेड बाय द मैनोमीटर। अच्छा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इट इज़ द प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोली ऑफ कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल में आपकी कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट या हार्ट मसल्स जो होता है, तो उसके ड्यूरेशन में हम जो प्रेशर करते हैं मेजर ऑन द आर्म, सो दैट इज़ योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, इट रेंजेस फ्रॉम द 90 to 140 millimeter of mercury, and diastolic pressure is the pressure جو غنټه پس به ختم شي. خو بیا مو دې پسې کې راشي. صحیح شو، ټیک ده، بیا پس خبره راشي دلته پروت دی. ټیک ده ټیک ده. ओके, डायस्टोलिक प्रेशर जो है इट इज़ द प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोली ऑफ अ कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल के आपने डिफरेंट फेजेस पढ़े होंगे ना, कि सिस्टोली क्या होता है, डायस्टोली क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन उसका क्या होता है। तो उसमें जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट है ना, दैट इज वी मेजर दैट विद द सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, दैट इज योर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी। और जो डायस्टोलिक बीपी का रेंज है दैट इज फ्रॉम द 60 to 90 millimeter ऑफ मर्क्यूरी। ये एमएम अजी आपने याद रखना है। ठीक है, इट इज द मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, and you should keep these ranges in your mind for systolic and diastolic blood pressure. Asha, the apparatus we will be needing for this practical is the stethoscope or sphygmomanometer. ठीक है, this is the stethoscope. ठीक है, and this is the sphygmomanometer. Just keep these pictures in your mind. Now we'll talk about these in detail. अच्छा, well, we'll talk about the stethoscope. It is the instrument used to amplify sound during auscultation. जो auscultation जो है, it is the part of the examination. ठीक है, पहले क्या होता है, आपकी इंस्पेक्शन होती है, देन पाल्पेशन, देन परकशन, देन ऑस्कल्टेशन। जो स्टेथोस्कोप में हम करते हैं दैट इज द फोर्थ स्टेप ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट इज इंस्पेक्शन, देन पाल्पेशन, देन परकशन, ऑस्कल्टेशन। यहाँ पे सिर्फ हम लेंगे ऑस्कल्टेशन को एंड पाल्पेशन को। पाल्पेशन हम क्यों लेते हैं, टू पाल्पेट द आर्टरीज जो है, ब्रेकियल आर्टरी या रेडियल आर्टरी है, तो पाल्पेशन हम उसके लिए यूज़ करेंगे, और ऑस्कल्टेशन के लिए हम साउंड के लिए करेंगे। ठीक है, now this stethoscope has various parts, like it has a chest piece, it has earpieces. ठीक है, 2 earpieces होते हैं, उसके tubings होती हैं which can be metallic or a rubber tube. एग्जाम में अक्सर ये चेस्ट पीस रख देते हैं। ठीक है, ये जो चेस्ट पीस है ये एग्जाम में इंडिविजुअली रख देते हैं, एंड देन दे आस्क यू कि व्हाट इज दिस, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज द चेस्ट पीस। ठीक है, पर अक्सर इसके पार्ट्स के भी पूछ लेते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर है दीज आर द ईयर पीसेस। ठीक है, यू शुड ऑलवेज वेयर देम बाय फेसिंग द जो ईयर पीसेस होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होगा उस पोजीशन में आपने स्टेथोस्कोप पहनना है। ठीक है, ये जो नीचे इसका आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है, दिस इज द ट्यूब। ठीक है, इट ट्रांसमिट द साउंड फ्रॉम चेस्ट पीस टू ईयर पीसेस। ये जो पूरा पीस है ना, दिस इज योर चेस्ट पीस। ठीक है, नाउ इट हैज द बेल पार्ट एंड द डायफ्राम पार्ट। जो ऊपर जो स्मॉल राउंड सा पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज द बेल पार्ट। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर लो फ्रिक्वेंसी साउंड। और जो नीचे आपको नजर आ रहा है, दिस इज द डायफ्राम पार्ट। दिस वन इज द डायफ्राम पार्ट एंड इट इज यूज्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स। ठीक है, नाउ हियर इज अनदर पिक्चर ऑफ द स्टेथोस्कोप। ये जो है इसके एयर टिप्स हैं, एग्जाम में अक्सर ये देखें, यहाँ पे चेस्ट पीस इंडिविजुअली गिवन है, सो दे पुट दिस चेस्ट पीस एंड देन दे आस्क यू के कौन से प्रैक्टिकल में ये यूज़ होता है, व्हाट आर इट्स यूजेस, व्हाट आर इट्स पार्ट्स। तो यू शुड नो के इट हैज़ अ डायफ्राम पार्ट। ये जो लार्ज सा पार्ट है, दिस इज द डायफ्राम पार्ट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड। जो पीछे जो है ये बेल है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर लो फ्रिक्वेंसी साउंड। और ये जो इसके अराउंड है, दिस इज द
नॉन चिल रिंग, ठीक है। यूजुअली व्हेन यू पुट दिस चेस्ट पीस समर में जब आप यूज़ करते हैं तो दिस इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है। तो ये जो है ब्लैक रिंग जो है दिस इज़ अ नॉन चिल रिंग। यू हैव टू रब फर्स्ट डायफ्राम, ठीक है, फिर आपने उसको बॉडी पे रखना है। अच्छा, इसके ये एयर टिप्स है, और जो इसके ये मेटालिक आपको ये ट्यूब नज़र आ रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड बाइनोरल ट्यूब्स, ठीक है। और जो बीच में दोनों ट्यूब्स के बीच में जो रिंग नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड बाइनोरल स्प्रिंग, दिस वन, ओके, ठीक है। फिर उसके साथ जो है तो एक पीवीसी ट्यूब है लैटिक्स फ्री, ठीक है। और फिर इसके साथ जो है चेस्ट पीस अटैच है विच हैज़ द बेल पार्ट एंड द डायफ्राम पार्ट। डायफ्राम पार्ट यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स एंड द बेल पार्ट यूज्ड फॉर द लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स। That was about the examples there are frequency sounds to low frequency high frequency sounds. अच्छा, लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी जो है तो ये अक्सर हाई फ्रिक्वेंसी जो है तो उसके लिए ये पल्सेस जो है ये लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स है, ठीक है। और ये जो बेल पार्ट ये डायफ्राम पार्ट है ये हम गट के लिए रखते हैं। जीआईटी के साउंड जो हम करते हैं ना, जैसे हर उसके एग्जामिनेशन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो अब हम अगर जीआईटी एग्जामिनेशन करेंगे उसमें भी इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कल्टेशन जो हम करेंगे तो हम डायफ्राम पार्ट से करेंगे। और ये जो आपका रेडियल पल्स है तो ये भी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है। ये ब्रेकियल जो हम वो करते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ना, तो उसके लिए भी ये डायफ्राम पार्ट यूज होता है। अच्छा, जो स्फिग्मोमैनोमीटर है ना तो वो तो मैंने आपको दिखा दिया ना, दिस इज द स्फिग्मोमैनोमीटर। जो हम कफ अप्लाई करते हैं फिर जिसके थ्रू वी टेक द रीडिंग ना, तो दैट इज योर स्फिग्मोमैनोमीटर। So it is basically an instrument used to obtain the blood pressure readings, both the diastolic reading and the systolic reading, ठीक है। Then it has got few types. One is a mercury sphygmomanometer, one is aneroid sphygmomanometer, other is electronic or digital sphygmomanometer, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये तीनों इन प्रैक्टिस है जी। ओके, अभी ठीक आवाज आ रही है? Is it better now? Students, is it better now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now we have the few types of the sphygmomanometer. It is an instrument used to obtain the blood pressure readings, both systolic and diastolic. Then we have few types, ठीक है। Mercury है, aneroid है, electronic और digital sphygmomanometer। तो ये तीनों जो है तीनों in practice है आजकल, ठीक है। Now you can see in this picture that first one is a digital sphygmomanometer, ठीक है। The second is mercury sphygmomanometer, and the third is aneroid sphygmomanometer. आप लोगों के पास कौन सा घर में कौन सा है? Is it aneroid, mercury और digital? Aneroid. एनरॉइड है, ठीक है। जो यहाँ पे प्रैक्टिकल लैब में जो है तो मेजॉरिटी जो है तो एनरॉइड है, लेकिन यहाँ पे मर्करी भी अवेलेबल है, ठीक है। और डिजिटल का मुझे नहीं पता, मे भी हो, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ एनरॉइड एंड मर्करी, और एनरॉइड सबसे ज़्यादा है। सो क्यों नहीं हो रहा? कुछ स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन कॉज कर रहे हैं। Okay, now you people tell me कि what type of sphygmomanometer is this? ये पिक्चर में कौन सा वाला है? Digital. वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और इसमें कौन सा है? Mercury. Mercury. मर्करी, वेरी गुड, ठीक है।
अच्छा, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे भी इसके डिफरेंट टाइप्स का मेंशन किया हुआ है ना। तो अगर आपको एग्जाम में दे के इसको पार्ट्स को आइडेंटिफाई करे तो यू शुड नो कि ये जो जहाँ पे ग्रेडिंग हुई है ना 300, यूजुअली जो ग्रेड हुआ होता है ना बोथ इन एनेरॉइड एंड मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर, सो इट इज़ ग्रेडेड फ्रॉम 0 to 300, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द स्केल, ठीक है। और ये जो ग्रेडिंग हुई है इस पूरी चीज़ को मैनोमीटर कहते हैं। फिर इसका रबर ट्यूब है, रबर बैग है विद लिनन कफ, जो आप उस पर आर्म के अराउंड अप्लाई करते हो। देयर इज़ अ मेटालिक हुक, एडजस्टमेंट स्क्रू है जिसके थ्रू आप स्क्रू को एडजस्ट करते हो। आपने कब इन्फ्लेट डिफ्लेट करना है। रबर पंप है टू अप्लाई द प्रेशर, ठीक है। एंड दिस इज द बॉक्स। अच्छा, अक्सर इसके लिए भी ये अपरेटस दिया होता है कि आपने फाइंड करना है कि ये कौन सा अपरेटस है, नेम क्या है इसका, कौन से प्रैक्टिकल में यूज़ होता है, एंड व्हाट आर इट्स पार्ट्स, ठीक है। सो यू शुड नो कि ये जो पार्ट है जहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड वेल्क्रो कफ, ठीक है। और इन्फ्लेशन ब्लैडर इन्फ्लेशन हम करते हैं यहाँ से, दिस इज कॉल्ड वेल्क्रो कफ, ठीक है। अच्छा, ये जो है दिस इज द प्रेशर गॉज होल्डर, ठीक है, जो आप आर्म के अराउंड टाई करते हो। तो यहाँ के इसके थ्रू हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। दिस इज अ प्रेशर गॉज। यहाँ पे आपने जो है तो नॉर्मली कितना देते हैं, नॉर्मल पीपल में 160 तक ये प्रेशर देते हैं। वी अप्लाई प्रेशर अप टू 160, बट इन हाइपरटेंसिव पेशेंट वी अप्लाई प्रेशर मोर देन 200 ग्रेडिंग, ठीक है। अच्छा, दिस इज योर इन्फ्लेशन बल्ब एंड इट हैज़ अ वेल्व विद इट, ठीक है। उसके थ्रू आप जो है तो इन्फ्लेट डिफ्लेट जो है प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। दिस इज द वेल्व एंड दिस इज द इन्फ्लेशन बल्ब। सो दिस इज कॉल्ड which sigma manometer? Aneroid. वेरी गुड। अच्छा, पार्ट्स तो मैंने पहले से बता दिए, ठीक है, कि आपको एक तो इसके टाइप्स का पता होना चाहिए, डेफिनेशन, फिर इसके टाइप्स, फिर इसके पार्ट्स क्या हैं। तो पार्ट्स वही है कि न्यूमेटिक कफ है, ठीक है। न्यूमेटिक कफ जो आप आर्म के अराउंड अप्लाई करते हैं, दिस ब्लैक होल पार्ट इज द न्यूमेटिक कफ, ये जो है, ठीक है, दिस वन। फिर आपके पास जो है मैनोमीटर गॉज, जहाँ पे रीडिंग होती है, ठीक है, जो ग्रेडेशन होती है फ्रॉम 0 to 300। देन वी हैव द इन्फ्लेशन बल्ब एंड एडजस्टमेंट स्क्रू विद इट, उसके थ्रू हम एडजस्ट कर लेते हैं। एंड वी हैव द ट्यूबिंग्स, ठीक है। वी हैव 2 ट्यूबिंग्स, एक जो है तो थोड़ा ब्रॉडर है, दूसरा जो है तो लेस ब्रॉडर है। तो वन इज अटैच्ड टू द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बल्ब एंड द अदर इज अटैच्ड टू द मैनोमीटर। फिर वही उसके पार्ट सारे एंड्रॉइड के मैनोमीटर के पार्ट्स लिखे हुए हैं ना, कफ है, गॉज है। अच्छा, यहाँ पे एक पोजीशन वो भी दिया हुआ है, आर्टरी पोजीशन इंडिकेटर लेवल, ठीक है, कि राइट आर्म लेफ्ट आर्म के लिए कौन सा आपने यूज़ करना है। वो जब आप ऑपरेटर्स देखेंगे, ऑपरेटर्स जिनके पास है दे कैन सी, किसी पे होते हैं किसी पे नहीं होते हैं। एंड हियर इट इज़ द इन्फ्लेशन बल्ब, इट इज़ द वाल्व, ये ट्यूब्स है इसके, ठीक है। और ये कफ है, वेल्क्रो, ठीक है। ये पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। और अक्सर सिर्फ ये पार्ट रखा होता है, ये गॉज जो है, तो यू शुड नो कि ये जो है तो मैनोमीटर गॉज है। दिस वन इज द मैनोमीटर गॉज। देन वी हैव द न्यूमेटिक कफ, और इस पूरे उसको कहते हैं रीवा रॉकी। ये एक पैथोलॉजिस्ट था, उन्होंने ये चीज़ इन्वेंट की थी, ठीक है। So we call it a Riva Rocky, and it consists of an inflatable rubber bag covered by a non-distensible cotton fabric. ठीक है, ये क्या करता है to overcome the resistance, जो इसकी width होती है for the diameter of the arm, it should be more than 20%, ठीक है। जो diameter की width होती है, arm की जो width होती है, ठीक है, so this curve should be more than 20% of your arm। और एडल्ट्स के लिए जो है दैट इज़ 12 to 13 सेंटीमीटर। जो चिल्ड्रन है उन बिलो 8 ईयर्स, तो उनके लिए दैट इज़ 8 सेंटीमीटर विद ऑफ द कफ, ठीक है। और इन्फेंट्स के लिए इट्स 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, न्यूमेटिक कफ जो है ना, ये जो ब्लैक कलर का है ना, दिस इज द न्यूमेटिक कफ, जिसको हम आर्म के अराउंड टाई करते हैं, ठीक है। जो आर्म का आपका डायमीटर है ना, जो विथ है उसकी, ठीक है, तो दिस कर्व शुड बी मोर देन 20% ऑफ दैट, क्योंकि आपने उसको उसके अराउंड टाई भी करना है, ठीक है। और फिर आपने उसको एडजस्ट भी करना है विद द हेल्प ऑफ वेल्क्रो। जो वेल्क्रो यहाँ पे, उसको पता नहीं उर्दू में क्या टर्म देते हैं, जो उसके साथ फिर अटैच हो जाता है ना, स्टक हो जाता है। तो इतना 20% ज़्यादा होना चाहिए ताकि फिर आप इसको कफ को टाई कर सकें, ठीक है। और फिर वी हैव डिफरेंट साइजेस,
तो एडल्ट्स के लिए जो है 12 to 13 सेंटीमीटर होना चाहिए, फॉर चिल्ड्रन बिलो 8 years it should be 8 सेंटीमीटर और इन्फेंट्स के लिए 2.5 सेंटीमीटर। ये आपसे कोई इतना नहीं पूछेगा, बट यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। अच्छा, मैनोमीटर में क्या है कि वी हैव अ यू शेप ट्यूब, ठीक है। इसके 2 लिम्स होते हैं, वन लिम्ब जो है वो ब्रॉडर होता है देन द अदर, एंड द ब्रॉडर लिम्ब बीइंग द रिजर्वायर फॉर मर्करी, जिसमें जो मैनोमीटर गॉज के साथ जो ट्यूब अटैच होता है दैट हैज अ ब्रॉडर लिम्ब, ठीक है। और जो नहीं, मैंने उल्टा बता दिया, द ब्रॉडर लिम्ब बीइंग द रिजर्वायर फॉर मर्करी एंड द नैरो लिम्ब इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 to 300 मैनोमीटर। जो प्रेशर एक के लिए हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और जो ग्रेडेशन के लिए है तो दैट इज द नैरो लिम्ब। Now we have two methods for determining the blood pressure. One is the palpatory method and other is the auscultatory method. As I have mentioned earlier, जो examination हम करते हैं, तो before performing your examination, you have to follow the basic manners, ठीक है। जो basic steps होते हैं वो क्या होते हैं कि you have to take a subject, ठीक है। consent आपने लेना है, you have to introduce yourself, consent लेना है, make the patient comfortable और make him sit on the stool, ठीक है, comfortably। फिर आपने उसको पूरा procedure जो है वो explain करना है, और फिर you have to tell him कि which steps you are going to perform next, और ये हम क्यों करना चाह रहे हैं, what is the aim behind doing this method, ठीक है। और फिर आपने जो है, आपने अगर एक्सपोजर की ज़रूरत होती है इधर तो आपने एक्सपोजर भी करना है, फिर आपने टेस्ट परफॉर्म करके सारे स्टेप्स उनको बता के फिर एंड में आपने रीड्राइव करके उसको कवर करके देन यू हैव टू से थैंक्स, ठीक है। और एग्जामिनेशन के वही स्टेप्स है कि पाल्पेशन है, परकशन है, ऑस्कल्टेशन है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, बट हियर वी विल डू द पाल्पेटरी मेथड एंड द ऑस्कल्टेटरी मेथड। और बाकी जो एग्जामिनेशन के स्टेप्स है वो आपने एक्यूरेट जो स्टार्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, कि आपने क्या करना है कि इंट्रोड्यूस करना है कॉन्सेंट और एक्सप्लेन प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। अच्छा, पेशेंट से ये भी पूछना है कि कहीं आर्म में पेन तो नहीं हो रहा, मे बी कि कोई रीजन हो या डिजेनरेटिव कॉज हो या कोई और कॉज हो सकता है ना, या कोई ट्रॉमा इंजरी हुई हो, तो यू हैव टू आस्क द पेशेंट इफ देयर इज इंजरी टू द आर्म और इफ देयर इज एनी पेन इन द आर्म, ठीक है। और आपने ये भी पूछना, हिस्ट्री भी लेनी है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट हाइपरटेंसिव है कि नहीं है। इफ द पेशेंट इज हाइपरटेंसिव तो आपने प्रेशर जो है तो ग्रेडेशन आपने मोर देन 200 रखनी है, ठीक है। नॉर्मली इट शुड बी अप टू 160। जहाँ पे साउंड आपका स्टॉप हो जाए, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपने 20 mmHg जो है उसको और एनहांस करना है। और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में यू हैव टू अप्लाई प्रेशर अप टू मोर देन 200। एज यू कैन सी हियर कि बाकी चीज़ तो वही है कि आपने न्यूमेटिक कफ को अप्लाई किया, इसको फिक्स किया, ठीक है, मैनोमीटर गॉज को। the cuff is in your hand and the screw you have the power to adjust your screws, ठीक है। and this is the palpatory method, मतलब कि आपने रेडियल पल्स को साथ में पाल्पेट करना है। और ये रेडियल पल्स पाल्पेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वी विल सी दिस इन कमिंग फ्यू स्लाइड्स, बट यू शुड कीप दिस पिक्चर इन योर माइंड कि पाल्पेटरी मेथड किसे कहते हैं और ऑस्कल्टेटरी किसे कहते हैं। दिस इज द पाल्पेटरी मेथड। बाकी आपने सारा वही स्टेप जो है अप्लाई करना है, बट आपने क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ ऑस्कल्टेशन यू हैव टू पाल्पेट द पल्स, दैट इज द रेडियल पल्स। एंड इन ऑस्कल्टेटरी मेथड बाकी सारा आपने वैसे ही करना है, बट ऑस्कल्टेशन के लिए यू हैव टू पुट द डायफ्राम पार्ट ऑफ योर स्टेथोस्कोप जो है तो ऑन द ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। आपने कफ अप्लाई करने से पहले यू हैव टू पाल्पेट फॉर द ब्रेकियल आर्टरी। अभी भी अगर आप लोग पाल्पेट करें अपने आर्म पे ना, क्यूबिटल फोसा में, तो यू विल बी एबल टू पाल्पेट योर पल्स। जरा ट्राई करें, अभी आप लोगों को भी पाल्पेट हो रहा है कि नहीं। यू हैव टू कंप्रेस स्लाइटली और आपको फिर पाल्पेट हो जाएगा कि वेयर इज योर ब्रेकियल आर्टरी। किसी को पाल्पेट हो रहा है अपना पल्स? वेरी गुड। जहाँ पे आपको पल्स पाल्पेट होगा उससे आपने 1 इंच जो है अपने ऊपर कफ जो है उसको आपने टाई करना है, ठीक है। लेकिन इतना टाइटली टाई नहीं करना, यू हैव टू कीप अ डिस्टेंस फॉर 1 or 2 फिंगर्स, ठीक है। और यू हैव टू अप्लाई दिस डायफ्राम, जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम पार्ट है, यू हैव टू पुट दैट ऑन योर ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। लेकिन आपने ज़्यादा हार्डली कंप्रेस नहीं करना, यू हैव टू पुट इट स्लाइटली, थोड़ा सा उसको फर्मली प्रेस करना है आपने। अच्छा, द स्टेप्स व्हिच इज कॉमन इन बोथ मेथड्स, तो दैट इज द कि आपने कंसेंट वगैरह वो सारी चीज़ें करनी है। देन यू हैव टू आस्क द सब्जेक्ट टू सिट कंफर्टेबली विद आर्म रेस्टिंग ऑन टेबल इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है। उस पेशेंट का जो आर्म जो है वो इन अ रेस्टिंग स्टेज होना चाहिए, नॉट इन या
पेशेंट को आपने कंफर्टेबली बिठाना है और आपने उसके आर्म को भी रेस्टिंग स्टेज में रखना है, ठीक है। अच्छा, एंड आफ्टर जो है पेशेंट को आप कंफर्टेबली बिठा गए, वही सारे स्टेप्स आपने परफॉर्म किए जो आपको करने चाहिए, इंट्रोडक्शन, कंसेंट और एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर, आस्क फॉर एनी पेन इन द लिम्ब, इन द आर्म, ठीक है। अच्छा, देन यू हैव टू डिफ्लेट द कफ, ठीक है। आपने पूरा जो न्यूमेटिक कफ है आपको यू हैव टू डिफ्लेट दैट फर्स्ट। अगर आप डिफ्लेट नहीं करेंगे, उसमें पहले से प्रेशर होगा तो आपको रीडिंग में एरर देगा। सो यू हैव टू डिफ्लेट द कफ फर्स्ट एंड देन यू हैव टू रेप द कफ अराउंड द अपर आर्म ऑफ द सब्जेक्ट। So the lower end जो है of the cuff is exactly 1 inch above the antecubital fossa, ठीक है। मैंने कहा ना जो आप कफ को अप्लाई करेंगे वो आप पहले आपने आर्टरी जो है उसको पाल्पेट करना है, देन यू हैव टू डिफ्लेट द कफ, अप्लाई द कफ अराउंड द आर्म, ठीक है। और आपने क्या करना है कि एंटीक्यूबिटल फोसा से 1 इंच ऊपर रखना है और आपने इतना टाइटली नहीं उसको टाई करना, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई द प्रेशर। तो इतना डिस्टेंस हो कि आपको 1 फिंगर 2 फिंगर जो है तो वो कफ के बीच में इजीली जा सके, ठीक है। और आपने जो कफ का और हार्ट का लेवल है वो सेम रखना है, ठीक है। अच्छा, द रबर बैग शुड बी ऑन द मीडियल साइड। तो मीडियल एस्पेक्ट